नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुनः आज निबंध की कक्षा दूसरी कक्षा में पुनः स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पहली कक्षा किया था पार्ट 1 के तहत। आप उसे ज़रूर देखिए यदि नहीं देखे हैं तो, क्योंकि उसमें कई सारे जो इनिशियल बातें की गई थी वो मैंने बहुत विस्तृत तरीके से किया था। यूपीएससी का पेपर को भी मैंने दिखाया था और बीपीएससी यूपीपीसीएस के भी पेपर को मैंने जिक्र किया था बहुत अच्छे तरीके से। आज हम लोग इस निबंध की दूसरी कक्षा में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि निबंध लेखन से संबंधित बेहद जरूरी बातें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए एस्पिरेंट को, जिससे उसका निबंध एक अच्छे मार्क्स की ओर अग्रसर हो और परीक्षक को बेहद दिलचस्पी के साथ वो मार्क्स देने में आपके निबंध को पढ़े और अंततोगत्वा एक बेहतर मार्क्स दे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो। फ्रेंड्स, मैं एक फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यदि आप 2022 यूपीएससी 2022 के फाइनल रिजल्ट को देखें गौर से, तो उसमें आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट एसए का मार्क्स है, हाईएस्ट अगर स्कोरिंग की बात किया जाए, हाईएस्ट एसए का मार्क्स जो है ये आपको 149 मार्क्स है। कितना है? 149 मार्क्स है। आप कहेंगे कि 149 ही इस बार अधिक, सबसे अधिक मार्क्स गया जी। और ये मैं आपको इसकी विशेषता बताता हूँ 149 मार्क्स की। ये जो स्टूडेंट है, ये इनका नाम कोई विवेकानंद करके है, ठीक है। इनका रैंक जो है 219 के आसपास है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से भी खासियत ये बात है कि इनका जो ऑप्शनल विषय है, ये ऑप्शनल विषय इंग्लिश लिटरेचर है। क्या है? इंग्लिश लिटरेचर है। इंग्लिश लिटरेचर। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी को हिंदी में जो है, इसका जो एसए में मार्क्स है 149 सबसे अधिक मार्क्स है। यानी एसए को लिखने में कितनी बड़ी भूमिका होती है आपके शब्द संचय का, आपके शुद्धि अशुद्धि का, आपके संयोजन का, आपके विषय को सिलेक्ट करने का, आपके लेखन पर पद्धति को आगे बढ़ा करके अपने आप को बेहतर भूमिका, बॉडी और निष्कर्ष का। तो इन सारी चीजों को जब आप लिखते हैं और सतत प्रयास, इन सब के बावजूद जब सतत प्रयास जब लेखनी पद्धति का करते हैं, शैली का करते हैं, तब जाकर के आप जो है सो इस कड़ी पर पहुंचते हैं और एक बेहतर मार्क्स के साथ आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। आप सोच के देखिए, बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में 300 का मार्क्स है, 300 का है, और 300 में अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसे में एक बेहतरीन मार्क्स ले लेता है जीएस से ज़्यादा, तो उसे सफलता दिलाने में तो बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा। इसीलिए एक ऐसे को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैंने देखा कि यूट्यूब पर खास तौर पे कोई भी एक बेहतरीन ऐसे के बारे में डिटेल्स, जो बेसिक जानकारियां हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो साझा नहीं किया हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कक्षा लेना प्रारंभ किया। आपके लिए यदि यह कक्षा लाभकारी है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की ओर, मेंस पास करना चाहते हैं, इंटरव्यू तक जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसीलिए यदि आपके लिए थोड़ा सा भी ये कक्षा लाभकारी है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से मैं कंटिन्यू निबंध से रिलेटेड आपको हर चीज प्रकार की जानकारी मैं देते रहूंगा। आते हैं फ्रेंड्स अपने इस टॉपिक पे। बेहद जरूरी बातें देखिए। सबसे पहली बात इसमें जो की गई है, विषय पर केंद्रित रहना। विषय पर केंद्रित रहने का मतलब यह हुआ कि यदि निबंध लेखन में आपका जो विषय वस्तु दिया गया है उस पर आपको केंद्रित रहना पड़ेगा। निबंध लेखन में बेहतर प्रदर्शन का मंत्र है विषय की मूल भावना से स्वयं को जोड़े रखना। अभी मैंने क्या बोला? विषय की जो मूल भावना है, ये विषय की जो मूल भावना है, मूल भावना है उसको खुद से जोड़े रखना, ठीक है, स्वयं से जोड़े रखना। और संपूर्ण निबंध का झुकाव जो है निरंतर विषय की ओर बने रहना। जितने भी आप निबंध का जो विषय वस्तु में मेन बॉडी में लिखेंगे, उसका झुकाव किधर होना चाहिए? विषय की ओर होना चाहिए, यानी आपका जो मूल विषय है उसकी ओर होना चाहिए। परीक्षक को खासतौर पे ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप विषय से भटक गए हैं।
आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षक को बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप विषय से भटक गए हैं। इसीलिए प्रायः निबंध के विषय बहुत सामान्य पर अमूर्त किस्म के होते हैं। आप देखे होंगे अमूर्त किस्म के जो है ज्यादातर रहते हैं कि लिखने वाले एस्पिरेंट जो है भटक जाए। आपको भटकाने के उद्देश्य से अमूर्त विषय को अधिक से अधिक परीक्षा में देने की दिया जाता है। ठीक है, जो अच्छी लेखनी शैली है, जिनका कंटिन्यूअसली बना हुआ है, वो अच्छा मार्क्स ले पाते हैं। दूसरा बात है कि विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना। विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना, इसका निहितार्थ क्या हुआ? दरअसल निबंध न केवल हमारी लेखन शैली का प्रतिबिंब है, बल्कि यह हमारे अब तक के अर्जित ज्ञान, अनुभव और चिंतन प्रक्रिया का भी निचोड़ प्रस्तुत करता है। आपने देखा होगा जब आप निबंध लेखन शैली को आगे बढ़ाते हैं तो आपके अंतरात्मा, आपका जो कंसाइंस होता है, वहां से कुछ ऐसी बातें झलकने को मिलती है जो बाद में आप खुद अपने निबंध को जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि क्या खुद में, क्या सच में मैंने ही यह निबंध को लिखा है। इसीलिए यह निबंध जो होता है ये आपके ज्ञान, अनुभव और चिंतन शैली का ही क्या होता है? निचोड़ होता है। ज्ञान, चिंतन शैली का ही क्या होता है? निचोड़ होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से अभ्यर्थी विचारों की दृष्टि से बहुत समृद्ध और अनुभवी होते हैं, पर निबंध लिखते समय उन विचारों को क्रमबद्ध, सुनियोजित व व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। आपने कई ऐसे ऐसे को पढ़ा भी होगा जहां पर आपको लगा होगा कि सामने वाले के पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके ऐसे लिखावट में क्रमबद्धता, सुनियोजिता और व्यवस्थिता आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है एक कहावत में, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। यही निबंध को चरितार्थ करता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, यानी कुछ बातें कहीं लिखी गई है, कुछ बातें कहीं लिखी गई है, जहां पर लिखना चाहिए वो उपयुक्त तो नहीं दिखता है। तीसरे पॉइंट्स को अगर आप देखें, संक्षेप में लिखना, इसका शाब्दिक मतलब ये होता है कि कम लिखे पर प्रभावी लिखे। कम लिखे पर प्रभावी लिखे। कम लिखे पर क्या लिखे? प्रभावी लिखे। कम लिखे पर प्रभावी लिखे आप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार आप एक संस्कृत के आपको मैं एग्जाम्पल से बताता हूं, अति सर्वत्र वर्जते, यानी इसका शाब्दिक मतलब क्या होता है? अति हर चीज की क्या होती है? बुरी होती है। तो आप इतनी सारी बात को आप एक छोटे से वाक्यांश में लिख सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जते। इससे क्या होता है कि कम शब्दों में आप अधिक बात को कह पाते हैं, जिससे पढ़ने वाले जो खास तौर पे होते पाठक या परीक्षक होते हैं, प्रभावित होते हैं आपके आंसर से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रभावी एवं सटीक अभिव्यक्ति। तो प्रभावी एवं सटीक अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति जो होता है एक अच्छे निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। ये जो अभिव्यक्ति होता है एक अच्छे निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। ठीक है, इसीलिए जब आप निबंध लिखते समय उनका समावेशन, जितने भी परिचर्चा चर्चा की जाती है उनका समावेशन कर निबंध को प्रभावी और सटीक बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में कि अगले क्या चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए, जो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझने को लेकर के है, एनालिटिकल को लेकर के है, विश्लेषणात्मक है, जो आयोग क्या देखता है जब आप ऐसे लिखते हैं कि एक्चुअली आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की जब आप जाते हैं, मेंस को आप लिखते हैं, तो उसमें आपके मन में एक भय बना रहता है, खासकर यूपीएससी में। या आप देखे होंगे यूपीएससी में मैं कई ऐसे छात्रों को देखा है जिनका मार्क्स अंडर 100 आया हुआ है, यानी आप कहें तो 60 मार्क्स तक भी मैंने देखा है। 60 मार्क्स भी ऐसे में आया है, 250 में, 250 में। बीपीएससी के बारे में तो अभी तक अनुभव नहीं है कि बीपीएससी तो अभी 68वीं का जो मेंस हुआ है, पहली बार हुआ है ऐसे का, तो ये भी देखना बहुत बड़ा अपने आप में रहेगा कि ऐसे में अधिकतम मार्क्स कितना दिया जाता है बीपीएससी में। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले से बता देता हूं कि आयोग की क्या मंशा होती है, आयोग क्या देखता है। सबसे पहली बात आयोग देखता है सतत प्रवाह। क्या देखता है? सतत प्रवाह, यानी आपकी जो लेखनी शैली है वो उसका कंटिन्यूअसली बना हुआ है कि नहीं, सतत प्रवाह बना हुआ है कि नहीं। ठीक है, निबंध का प्रवाह ही आपके निबंध का आकर्षक पक्ष है। यदि निबंध में एक सहज प्रवाह होगा तो परीक्षक की रुचि आरंभ से लेकर के अंत तक निबंध में बनी रहेगी। यूं कहे तो निश्चित तौर पे अंकदायी होगा। इसीलिए आप निबंध के प्रवाह को सतत बना के रखें। अगर निबंध लिखने में अगर अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो
एक्चुअली निबंध विचारों का व्यवस्थित, सुनियोजित और क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है। लिहाजा विचारों को व्यक्त करते समय उनके मध्य निहित अंतर संबंध को पहचानने की कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि यह अंतर संबंध आपके निबंध में झलके। आपने जो व्यक्तिगत तौर पर जीवन यापन करने के क्रम में, शिक्षा ग्रहण ग्रहण करने के क्रम में जिन लेखनी शैली को, जिन बोलचाल की भाषाओं को जिन्होंने आपने अपने जीवन में उतारा है, उन भाषाओं का एक बेहतरीन भाषा का संयोजन आपके निबंध में झलकना चाहिए। उस पर जब झलकेगा तब जाकर के एक आपको बेहतर अंक मिलता है। जब एक पैराग्राफ का अंत होता है तो कोशिश करें कि अगले पैराग्राफ की शुरुआत पहले पैराग्राफ के अंत से जुड़ी हो, यानी दोनों में एक सहज संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों में एक सहज संबंध होना चाहिए। परीक्षक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं से भी कुछ भी अव्यवस्थित ढंग से लिखे जा रहे हैं। जब इस प्रकार से आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपका निबंध क्या होता है, किसी औरों से बेहतर होता है। और आप जानते हैं सफलता कितनी कम लोगों को मिलता है, इंटरव्यू कॉल कितनी कम लोगों को मिलता है, और फाइनल सिलेक्शन तो उसमें भी से भी छट जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, संतुलित दृष्टिकोण या मध्यम मार्ग। ये संतुलित दृष्टिकोण आयोग जो जब परीक्षक होते हैं ये चेक करता है कि इस निबंध में संतुलित दृष्टिकोण है या नहीं, मध्यम मार्ग की विचार को अपने विचार इस लेखनी शैली में पिरोया गया है कि नहीं। विचारधाराएं और दृष्टिकोण सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, पर सत्य इन सभी विचारधाराओं के बीच कहीं निहित होता है। आप सत्य को झुठला नहीं सकते हैं। कहा जाता है सत्य पराजित हो सकता है लेकिन परेशान नहीं, सॉरी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसीलिए आप जो आपके अंदर विचारधाराएं हैं, हो सकता है अनेक विद्यार्थियों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, बल सत्यता एक ही होगा। ठीक है, तो विशेषकर निबंध लिखते समय खासतौर पर आप देखेंगे संतुलित और व्यवहारिक पक्ष को ध्यान देना चाहिए। जैसे बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, जो मिडिल पाथ है, खासतौर पे यहाँ पर विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा। किसी एक और आपका जो बाइस्ड होकर के आंसर नहीं लिखने की कोशिश करें। अगर तीसरा दृष्टिकोण देखें, आयोग क्या देखता है तो विषय वस्तु का व्यापक दायरा, यानी विशेष जो खास तौर पे विषय वस्तु का कोई भी अगर अमूर्त हो या मूर्त हो, उसमें देखता है कि विषय वस्तु का व्यापक दायरा को टच किया गया है कि नहीं। अभिव्यक्ति तभी प्रभावी और सटीक हो सकती है जब आपका कथ्य यानी कथन अच्छा और व्यापक हो। विचारों का पर हावी जो है संकीर्णता से बचते हुए कोशिश करें कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर चीजों को समग्रता में देखें। इसीलिए निबंध में विभिन्न पहलुओं और पक्षों को पहचान कर, यानी मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार के पहलू आपके पास है, लेकिन क्या सभी पहलू को आप सभी निबंध में रख सकते हैं? नहीं। इसीलिए चीजों को समझ करके, पहचान करके, सुनियोजित ढंग से चर्चा करके निबंध को प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा कि समग्रता। सभी पहलुओं को कवर करना देख लिया है मैंने, निबंध को देख लिया। अब आता समग्रता। क्या आता है? समग्रता। समग्रता दूसरों के विचारों का सम्मान करना, दूसरों के विचारों का सम्मान करना। जैसे देखिए, चीजों को उनकी समग्रता में देखने की कोशिश करें। कोई भी एक वस्तु हो, एक विचार हो, एक कल्पना हो, उसको क्या करें? समग्रता में देखने की कोशिश करें। ज्ञान बहुआयामी एवं बहुपक्षीय है। किसी एक बात को पकड़कर उसी पर बल देना, बाकी महत्वपूर्ण पक्षों को अनदेखा करना समझदारी नहीं कही जाती है। इसीलिए हर एक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। यदि मैं आपके साथ एक उदाहरण स्वरूप बात करें तो आपने एक कहानी सुनी होगी। एक हाथी है, उस हाथी को 7 व्यक्ति ने आंख बंद करके 7 तरीके से टच करने की कोशिश किया और 7 व्यक्ति अलग अलग विचार को प्रस्तुत किया, लेकिन अंततोगत्वा इसका जो जेन्युइन वस्तु क्या था, वो हाथी था। लेकिन 7 व्यक्ति 7 विचार को रखा। इसीलिए अपनी समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप लिखें तो समग्रता को ध्यान में रखें, किसी एक पक्ष को लेकर के बाइस्ड नहीं होना चाहिए, यानी झुकाव नहीं दिखना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, भूमिका एवं निष्कर्ष विषय से बंधा हुआ होना चाहिए। जब आप भूमिका लिखिए, जब मैंने बात की थी शुरुआत में इसके पहले पार्ट में, तो मैंने भूमिका और निष्कर्ष पर विशेष रूप से फोकस किया था। क्यों? क्योंकि जब आपका भूमिका बेहतरीन होता है तो परीक्षक दिलचस्पी जगाता है आपके निबंध को पढ़ने में,
जब आपका निष्कर्ष बेहतरीन होता है तब प्रेक्षक को लगता है कि इस लेखनी के सिवाय और कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, यानी ये पूर्णता का महसूस करता है, तब आपको अधिक मार्क्स देता है। ठीक है, अब देखिए, यानी अब देखेंगे अपने व्यक्तिगत पक्ष को रखना। अपने व्यक्तिगत पक्ष को रखने का मतलब ये हुआ, जब आप कोई ऐसा भी आपको निबंध मिलेगा जिसमें उसके विषय वस्तु के जब अर्थ को स्पष्ट करेंगे आप, तो उसके नकारात्मक विचार को दिखेगा, कई बार आपके सकारात्मक विचार को दिखेगा। उन दोनों के मध्य में आपका व्यक्तिगत पक्ष क्या है, इन चीजों को भी रखिए। इससे क्या होता है, परीक्षक ये जानने की कोशिश करता है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, और जब सिविल सर्वेंट बनते हैं तो सिविल सर्वेंट एक व्यक्तिगत पक्ष है, यानी जो आपका जो सेल्फ जो डिसीजंस होता है उसको ध्यान में रखता है कि क्या इस स्टूडेंट्स का, इस एस्पायरेंट का इस निबंध के प्रति जो विचार था, क्या समाज में अगर वो सोसाइटी में जाता है एक ऑफिसर बन करके एक बड़े ओहदे पर जाता है, तो क्या ये व्यक्तिगत पक्ष को रख पाता है या नहीं। ठीक है, हम इन तरीकों से आयोग देखता है कि आपके लेखनी शैली में है नहीं। आप भी अगर अपना निबंध लिखते हैं तो इन सभी पैरामीटर्स पर खुद को चेक करने की कोशिश कीजिए कि क्या मेरा लेख निबंध सच में इस पैरामीटर पर खरा उतरता है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, जब नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको जो मैंने बोला था, सबसे बड़ा निबंध लेखन का जो प्रभावी तरीका जो माना जाता है, जो खासतौर पे एस्पेरेंट के मन में एक विचार बना रहता है कि सर इसका प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए। मैं उस प्रस्तुतिकरण की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे इसके बारे में कोई नहीं बात करता है, लेकिन निबंध लेखनी वाले जो मैंने कई यूपीएससी पास कैंडिडेट से मैंने बात किया, यूपीएससी जो इंटरव्यू दिए इन्होंने 2022 में, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ या जिनका रिजल्ट हो गया, उनसे भी मैंने बात किया, दोनों में तुलना करके देखा, माइक्रो एनालिसिस करके देखा, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये बोला कि प्रस्तुतिकरण को लेकर के किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। पहला देखिए क्या है, पैराग्राफ में लिखना। सबसे पहला चीज जो बात आती है, पैराग्राफ में लिखिए। ठीक है, आप जीएस के जैसे आंसर नहीं लिखें, जनरल स्टडीज में जैसे आंसर आप लिखते हैं डायग्राम बना करके, वैसा आप आंसर ना लिखें, पैराग्राफ में लिखें। ठीक है, पैराग्राफ भी आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ भी मुश्किल से 5 से 6 लाइन का होना चाहिए, बहुत से बहुत 7 लाइन से पैराग्राफ बड़ा नहीं लिखें, 5 से लेकर के 7 लाइन पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि शब्द शुद्धता को ध्यान में रखना। जब आप हिंदी में लिख रहे हैं या अंग्रेजी में लिख रहे हैं, जिन किसी में भी लिख रहे हैं, आपका जो वर्ड होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। व्याकरण की अशुद्धियां परीक्षक पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अब इसीलिए ध्यान रखिए कि भाषा सामान्यतः भाषा की जो त्रुटि से बचे, बर्तनी का भी ध्यान रखें, इसमें बर्तनी का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हैंड राइटिंग स्पष्ट और साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका हैंड राइटिंग साफ और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे खासकर आपके परीक्षक का माथा दर्द नहीं होना चाहिए। आपका निबंध पढ़ने वक्त उसको एक हंसी जैसा महसूस होना चाहिए, खुशी जैसा महसूस होना चाहिए। यदि आपका निबंध पढ़ने वक्त अगर मान लिया जाए उसका सर पकड़ ले, निबंध पढ़ने वक्त आपका मान लिया जाए कि उसका माथा भारी हो जाए, दुखने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। मान लिया जाए आपका तो कल्याण कर देगा वो। इसीलिए जब आप लिखते हैं तो हैंड राइटिंग स्पष्ट और साफ लिखिए। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जो हिंदी होता है वो एक आकर्षक होता है, और आकर्षक होने के साथ क्या होता है, अधिक मार्क्स ओरिएंटेड होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण उद्धरण, पद्यांश, वाक्यांश को रेखांकित करना। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये उद्धरण जो है, ये उद्धरण को यहां पर जो है, जो एक मुझे लगता है गलत हो गया है। ठीक है, यहां मुझे एक बात याद आ गई, मैं बता रहा हूं आपको। यूपीएससी में एक ऐसे आया था, स्वीकारोक्ति का साहस ही विजय है। तो स्वीकारोक्ति का साहस ही विजय है। मान लिया जाए आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया अभी ऐसे लिखने के लिए यूपीएससी का, ये शायद मुझे याद है कि ये ऐसे जो है 2021 या 2020 का ऐसे है, स्वीकारोक्ति का साहस ही सफलता का मूल मंत्र है। ये आप लिख लीजिए। ठीक है, स्वीकारोक्ति का साहस ही सफलता का मूल मंत्र है। आप ये लिखिए। देखिए मैं बता रहा हूं हमसे क्या हुआ, एक शब्द लिखने में जब मैं शुरुआत में लिख रहा था तो एक गलती हो गया। ठीक है,
मैंने अभी क्या किया आपके सामने में, मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरे द्वारा लिखी गई शब्द क्या है, गलत है। यही यही जो गलती को स्वीकार करने की यानी स्वीकारोक्ति का साहस ही सफलता का मूल मंत्र है। यही आपके सफलता को मूल मंत्र, जिस प्रकार मैंने अपनी इस गलती को स्वीकार कर लिया कि मेरे द्वारा लिखा गया शब्द गलत है, उसी प्रकार से जब आपके द्वारा कोई गलत हो जाए तो आप स्वीकार कर लीजिए, तो आपके लिए जो आपका जो परीक्षक होता है, आपके बारे में सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है उसके मन में कि देखो स्टूडेंट गलती लिखा, फिर भी उस गलती को एक लाइन से कट करके क्या किया। जैसे मेरे पास आपसे अगर यदि गलती हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, मैं इसको भी बता देता हूं। आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक बार क्या करेंगे, कट कर देंगे, और एक बार बस एक बार अंडरलाइन कर कट कर देंगे और सामने में इस शब्द शुद्ध शब्द को लिख देंगे। इससे क्या होगा कि आपके बारे में सकारात्मक विचार। सबसे पहली बात तो गलत लिखिए नहीं, यदि गलत लिखा गया आपसे तो आप एक कट मार करके आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप सच में अगर मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी 2023 का और यूपीपीसीएस 2023 का और आगामी बीपीएससी का 69 का मेंस लिखने वाले हैं, अगर आपको विश्वास है कि हम प्रीलिम्स पास कर जाएंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक मैं ऐसे दे रहा हूं, आप उसको जितना भी आपको आता है आप लिखिए। स्वीकारोक्ति का साहस ही सफलता का मूल मंत्र है। मैं देखता हूं कि आपकी लेखनी कैसी है, आपके ने शब्द संचय कैसा यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, उक्तियों उद्धरण का प्रयोग करना, उक्तियों उद्धरण का प्रयोग करना। आप जैसे देखिए, जब आप उक्ति का, उद्धरण का, शुक्ति का प्रयोग करते इससे क्या होता है, प्रासंगिक बनता है, आपका एट्रैक्टिव बनता है। जैसे मुझे लगता है यदि किसी महापुरुष, विचारक, दार्शनिक की उक्ति विषय के अनुरूप हो तो उसका प्रयोग बेझिझक करना चाहिए, क्योंकि इसे करने से क्या होता है, पढ़ने वाला, इससे क्या होता है कि प्रसंगपूर्ण, इससे क्या होता है, सुक्ति निबंध के विषय में मेल खाती है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है, थोपी हुई नहीं लगनी चाहिए। जैसे जबरदस्ती का ठूसा हुआ नहीं लगना चाहिए कि आपने जबरदस्ती का इस निबंध में नहीं उपयोग है फिर भी आपने ठूस दिया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं एक बात को बता देता हूं, विवादास्पद कथन को उद्धृत करने से बचें। मैंने क्या बोला, आपने ध्यान दिया, विवादास्पद जो विवाद स्वरूप हो उस कथन को उद्धृत करने से बचें, ठीक है, और प्रवाह को बनाए रखें। आपके जो विषय का जो मूल बिंदु है उस प्रवाह को बनाए रखें। नेक्स्ट देखिए, मैप का प्रयोग केवल एक व्यापकता के लिए, यानी मेरा एक बार मैं बता रहा हूं यूपीएससी का टॉपर का मैंने एक देखा था, उसमें निबंध का जब मैं देखा तो उसमें मैप का भी यूज किया गया था। तो मुझे लगा कि अगर ये टॉप किया है तो आखिर यूपीएससी के जो परीक्षक हैं कुछ देख करके ही मार्क्स दिए होंगे। तो इसीलिए उस दिन से मेरे मन में आया कि अगर संभव हो, फिर मैं बोल रहा हूं यदि संभव हो तो आप एक मैप का समग्रता को साबित करने के लिए, व्यापकता को प्रदर्शित करने के लिए एक मैप का यूज कर सकते हैं। जब कोई आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई बातें लिख रहे हो तो उस समय आप ध्यान दें कि अगर कोई आपसे लग रहा है कि मैप को जिक्र कर सकते हैं, एक मैप केवल, तो आप मैप को जिक्र करना चाहिए, ठीक है। पर आपने प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे से देख लिया, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे जो मैंने शुरुआत में मैंने बोला था डायमेंशन को लेकर के कि कितने प्रकार का डायमेंशन होता है। हो सकता है कि आपने अब तक शायद 5 प्रकार का डायमेंशन देखा होगा, बीमा देखा होगा, पहलू देखा होगा, 6 प्रकार का देखा होगा। आज मेरे साथ आपको जुड़ करके आपको लग गया होगा कि कितने प्रकार का डायमेंशन हम लोग देखने वाले हैं। गिन करके काउंट करके देखिएगा तो मुझे लगता है शायद 19 से 20 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। इतने प्रकार से ऐसे लिखा जा सकता है, किसी भी बिंदु पर सोचा जा सकता है, और ये सबसे आसान तरीका होता है डायमेंशन क्रिएट करना, अप्रोच क्रिएट करना, जिससे आपका विचार वहां पर प्रस्तुत होता है। जैसे देखिए, निबंध के विभिन्न पहलू और बीमाएं यानी डायमेंशंस, आप कोई भी निबंध हो उसका सामाजिक पहलू होता है। सामाजिक पहलू में क्या होता है, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, रोजगार होता है, इन पर आप लिख सकते हैं। आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, प्रशासनिक स्तर पे आप लिख सकते हैं, सांस्कृतिक स्तर पे लिख सकते हैं, धार्मिक स्तर पे लिख सकते हैं, साहित्यिक स्तर पे लिख सकते हैं, दार्शनिक स्तर पे लिख सकते हैं, भौगोलिक स्तर पे लिख सकते हैं, ऐतिहासिक स्तर पे लिख सकते हैं, यानी किसी भी ऐसे का इतिहास होता है। वैज्ञानिक स्तर पे लिख सकते हैं, पर्यावरणीय स्तर पे लिख सकते हैं। वैश्विक पर्यावरणीय स्तर को तो टच करना ही चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वर्तमान जो इस 21वीं सदी के इरा में ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट आकर खड़ा हुआ है। यदि मान लिया जाए आपको ऐसा विषय मिले जहां पर आपको थोड़ा सा भी पर्यावरण का जिक्र करने का लग रहा है कि नौबत है, उद्देश्य दिख रहा है, तो आप पर्यावरण को जिक्र जरूर कीजिए।
वैश्विक परिदृश्य को जरूर टच करना चाहिए, जिससे आपके व्यापकता प्रदर्शित होता है। इस विद्यार्थी की संकीर्णता से व्यापकता की ओर आपके विषय में जान पड़ता है। इसीलिए वैश्विक को जरूर, अगर वैश्विक स्तर पे कोई इतिहासकार का नाम याद हो, कोई बहुत बड़ा जो ऐसे लोगों का नाम याद हो, दार्शनिक का नाम हो, फिलोसफर का नाम हो, पोइट्स का नाम याद हो, तो आप जरूर उनकी उक्ति को जिक्र कीजिए, उनका नाम को जिक्र कीजिए, जिससे क्या होता है आपके बारे में व्यापकता साबित होती है। अगर कोई कथन याद हो, कोई बहुत बड़े राजनेता रहा हो पश्चिमी यूरोप का या अमेरिका का, कोई ऐसा रंग भेद को लेकर के कोई बात की गई हो, इस पर भी अगर कोई बात हो तो आप जरूर लिखिए। लैंगिक की बात, लैंगिक को लेकर के मनोवैज्ञानिक स्तर पे लिख सकते हैं, तकनीकी स्तर पे लिख सकते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि यदि हर एक निबंध का, मैं जो अब तक समझ पाया, हर एक निबंध का एक पक्ष तो जरूर बन सकता है, वो बन सकता है भविष्य उन्मुखी। आप सोच के देखिए, कोई भी ऐसा निबंध नहीं होगा, चाहे वो निबंध किसी भी विषय पर केंद्रित क्यों ना हो, वो निबंध का एक भविष्य उन्मुखी जरूर होगा, यानी फ्यूचरिस्टिक वे जरूर आप दे सकते हैं। इसीलिए इस पर भी 4-5 लाइन आप लिख सकते हैं, जिससे आपके बारे में ये जानकार पड़ता है कि जानकारी मिलती है परीक्षक को कि यदि वो प्रशासक बनता है तो इसके दिमाग में फ्यूचरिस्टिक वे जरूर है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक नोट आपके लिए जरूर लिखा है यहाँ पे कि विषय के अनुसार। इसका मतलब यह हुआ कि जबरदस्ती का ठूसना नहीं है। जहां पर आपको लगे कि किन किन पॉइंट्स को जिक्र करना चाहिए, क्योंकि तारतम्यता बिगड़ना नहीं चाहिए, प्रवाह बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर प्रवाह बिगड़ जाएगा, जहां पर तकनीकी की कोई बात की नहीं जा सकती है, वहां पर आप तकनीकी जबरदस्ती का डाल रहे हैं, तो समझ जाएगा कि ये आप जबरदस्ती का क्रिएट कर रहे हैं। इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है और आपको मार्क्स कम कर सकता है। इसीलिए इन चीजों को परहेज करने से बचे, इन चीजों को जबरदस्ती का डालने से बचे। इसीलिए ध्यान रखना है कि प्योर एकदम से धार्मिक कोई बात हो रही हो, एंशियंट इरा का बात हो रही हो, वहां पर अगर जबरदस्ती का कोई बात कर रहे हैं, जहां पर कोई तारतम्यता दिख ही नहीं रही है, तो वहां पर बचे। इन सब के आप देख लिए कितने प्रकार का मैंने डायमेंशन आपको क्रिएट कर दिया, शायद आपने इनसे पहले नहीं देखा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन सब के बावजूद आगे मैं बता देता हूं कि ऐसे को और किन माध्यम से लिखा जाता है। विकास का स्तर, विकास का जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो विकास को क्रमबद्ध लिखना चाहिए। जैसे विकास को क्रमबद्ध लिखने का मतलब ये हुआ, यानी आपके द्वारा की गई कार्य, आप सोच के देखिए, आप एक प्रशासक हैं, आप एक डीएम हैं, आप एक एसपी हैं, तो आप क्या करते हैं, किस प्रकार से आपका काम करने का तरीका होता है। सबसे पहले आप चाहते हैं कि कोई समाज में एक व्यक्ति पहले सुधर जाए, एक व्यक्ति अच्छा हो जाए, एक व्यक्ति को लाभ मिल जाए कल्याणकारी योजनाओं का। ठीक है, उसके बाद चाहते हैं व्यक्ति के बाद परिवार उससे लाभान्वित हो, परिवार के बाद चाहते हैं कि एक समाज बने, समाज लाभान्वित हो, फिर चाहते हैं गांव लाभान्वित हो, फिर चाहते हैं कस्बा हो, फिर चाहते हैं नगर हो, फिर चाहते हैं राज्य हो, फिर चाहते हैं राष्ट्र हो। तदनुपरांत आप चाहते हैं कि पूरा विश्व, जिस प्रकार हमारे देश की एक विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम की, जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस प्रकार चाहते हैं। लेकिन एक वसुधैव कुटुंबकम तक जाने के लिए आपको कहां से बढ़ना पड़ेगा, एक व्यक्ति से बढ़ना पड़ेगा। यदि आप वसुधैव कुटुंबकम तक जाना चाहते हैं, तो अगर एक व्यक्ति को सही नहीं कर पाए, तो वसुधैव कुटुंबकम की जो नारा है वो एक आदर्शवाद ही रह जाएगा, यथार्थवाद साबित नहीं होगा। इसीलिए आप चाहते हैं कि आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर परिलक्षित हो, तो आपको व्यक्ति से विश्व स्तर पे जाना पड़ेगा, विकास क्रम को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए आपके लेखनी का प्रवाह, निबंध के लेखनी का प्रवाह कैसी होनी चाहिए, इस क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। फिर आता निबंध को आर्थिक अधिक व्यापक, सारगर्भित और समावेशी कैसे बनाएं। तो इसमें ध्यान रखिए कि अगर चाहते हैं व्यापक, सारगर्भित और समावेशी बनाने के लिए, तो समाज के लक्षित वर्ग को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। जब आप लिख रहे हैं तो समाज के उस लक्षित वर्ग, SC, SC, ST, विकलांग, जिसको दिव्यांग बोलते हैं, हमारे विकलांग को अब नया नाम दिया गया है दिव्यांग, दिव्यांग हो गए। ठीक है, इन वर्गों को क्या हमारे द्वारा इस निबंध के जो लिखी गई बात है उनको टच कर पा रही है कि नहीं, उनके लिए कुछ सोच पा रही है कि नहीं, दर्शन विमर्श की बात की गई है कि नहीं। अगर कोई फिलोसफर की बात हो तो फिलोसफर की बात को जिक्र कीजिए, प्रमुख चुनौती हो तो चुनौती को भी जिक्र कीजिए कि इनके द्वारा, यानी आपसे पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का, या पूछा जाएगा जैसे 2022 का जो ऐसे पूछा गया था कि जो एक डॉकयार्ड के बारे में पूछा गया था और एक सीप के बारे में पूछा गया था कि सीप जो है क्या डॉकयार्ड के लिए बना है
यानी क्या शिप जो है डॉकयार्ड के लिए बना है कि डॉकयार्ड से बाहर के लिए बना है? तो इन चीजों पर अगर कोई चुनौती आपके नजर में आ रही है तो इन चीजों को आप जरूर जिक्र कीजिए, ठीक है। जैसे एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, विचार ही जो है क्या है, क्या पूछा गया था बीपीएससी में? आप बीपीएससी के क्वेश्चन को यदि आप देखें, तो अगर बीपीएससी के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? आपको मैं बीपीएससी का क्वेश्चन दिखाता हूं, आप देखिए बीपीएससी के क्वेश्चन में आपको नजर आएगा, विचार जीवन का आधार है। क्या देखा आपने? विचार क्या है? जीवन का आधार है। थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। हो सके तो आप इसी ऐसे पर आप लिख के मुझे सेंड कीजिए कमेंट में कि मैं देखता हूं कि आप ऐसे कैसे लिखते हैं। अब देखिए कितना अमूर्त है, कितना अमूर्त है, ठीक है, कितना अमूर्त है। यानी विचार जीवन का आधार है। क्या आपके पास 700 से 800 शब्द है? क्या जितनी बातें मैंने जिक्र की है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्या आपके पास इतने शब्द बन रहे हैं? यदि बन रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बन रहे हैं तो लेखनी का अभ्यास कीजिए और बेहतर मार्क्स की लेकर के अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। विचार जीवन का आधार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो अब देखिएगा, प्रमुख चुनौती, अधिकार को जिक्र कीजिए। अगर मान लिया जाए किसी को शिक्षा पे लिख रहे हैं तो आपके पास याद होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर कोई मान लिया जाए लाभ की बात की जा रही है, किसी को कल्याणकारी लाभ की बात, सर्विस डिलीवरी की बात की जा रही है, तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन का बात आनी चाहिए, क्योंकि ये आपने अधिकार दिया है। दूसरी बात नेक्स्ट आती है संवैधानिक मूल्य, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से आपने प्रसंग जो आपने फंडामेंटल राइट में पढ़ा है, डीपीएसपी में पढ़ा है, उन चीजों पर, पैरामीटर पर आपने निबंध को बांधने की कोशिश किया? अगर निबंध को बांधने की कोशिश की है, कहीं भी जिक्र है, तो परीक्षक आपके बारे में यह जानकारी मिलता है कि इसके पास संविधान का भी ज्ञान है, ये संविधान को भी इस निबंध से तुलना करके देखता है। नेक्स्ट आता है सार्वभौम मूल्य। ये सार्वभौम मूल्य क्या है? ये सार्वभौम मूल्य क्या है? ये सार्वभौम मूल्य है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व, अहिंसा, क्षमता, सहिष्णुता, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। क्या सच में मैं जितनी शब्द को मैं आपके सामने रखा है, क्या उन सभी शब्द पे आपने सोचने का, अपने नजरिया को, अपने ब्रेन के जो एक एक सेल्स को इस निबंध के लिए आपने सोचने का तरीका को बदला, सोचा? अगर सोच रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब इन स्तर पे जब आप एक निबंध को लिखते हैं तो आप यकीन मानिए, या आप किसी भी एस्पिरेंट के निबंध के आंसर से, निबंध लेखन से आप एक अच्छे स्तर पे होंगे और आपको सफलता दिलाने में, टॉप रैंक्स दिलाने में ये निबंध ही कारगर साबित होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, इन सब के बावजूद ये निबंध की कक्षा की दूसरी कक्षा थी। अगर आपको ये मेरा निबंध की कक्षा अच्छा लगा, आपकी जिस किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा जो है ये मेरा जोश आईएएस पीसीएस मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर थोड़ा भी अगर मेरा ये पढ़ाने नॉलेज आपके लिए काम हुआ है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और इसी प्रकार से आपके लिए मैं कंटिन्यू निबंध से संबंधित आपको मैं 2022 का और बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का सारे निबंध को मैं लिख करके एक मॉडल आंसर आपको प्रस्तुत करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कैसे लिखा जाना चाहिए। इसीलिए आप मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप जो ग्रुप है, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके ऐसे ही मुझे बताइए कि कैसा लगा, ठीक है। अब इसीलिए आपको मैं आगे इससे और बताऊंगा कि निबंध को और लिखना कैसा चाहिए, एक मॉडल आंसर कैसे देना चाहिए, बनाना चाहिए, मैं आपको इसके लिए बनाऊंगा। इसलिए धन्यवाद आपको।